बॉलीवुड में हर कलाकार को लंबा संघर्ष करना पड़ता है। रंगमंच पर अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके अभिनेता पंकज झा भी पिछले 12-13 वर्षों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। वेब सीरीज महारानी में एमएलए दिवाकर के किरदार में पंकज झा को काफ़ी पसंद किया गया। इसके बावजूद उनका संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन दिनों पंकज झा फिल्म इंडिया लॉकडाउन को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। माधव भंडारकर निर्देशित यह फिल्म 2 दिसंबर से Zee5 पर स्ट्रीम होने वाली है। हाल ही में फिल्मी संगम चैनल के साथ पंकज झा ने अपने मन की बात की। पंकज झा जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। एक लंबा समय हो गया अभिनय करते हुए, थिएटर से लेकर के आपने म्यूजिकल थिएटर भी किया, सारी चीज़ें की। आज खुद को कहाँ पाते हैं? सर आज भी मैं अपने आप को ना फिल्म का और थिएटर का स्टूडेंट मानता हूँ। सीख रहा हूँ आज भी। सीखने की जो ललक है उसमें तनिक भी कमी नहीं आई है। आज भी जहाँ से कुछ नया मिलता है मैं सीखता रहता हूँ। जहाँ तक मामला है, मैं 2 चीज़ सर एक बोलना जरूर चाहूँगा कि एक ट्रेनिंग अलग होती है एक्टिंग की, और काम पाने की जो जद्दोजहद है ना, वो एक बिल्कुल अलग सा काम है। तो आपस में दोनों का कोई तारतम्यता या तालमेल है नहीं, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि जब आप सीखने के बाद बॉम्बे आते हैं और काम पाने की जब आपकी जर्नी शुरू होती है, जद्दोजहद शुरू होती है, तो मुझे लगा कि उसमें आपकी ट्रेनिंग कोई काम नहीं आ रही है। मतलब वो अपने आप में एक अलग सी चीज़ है, अलग ही दुनिया है। उसमें कुछ लोग शॉर्टकट आ रहे हैं, कुछ लोग बटरिंग करके आते हैं, तो तमाम तरीके के रास्ते हैं जिससे आपको काम मिलता है। एक जो ऑडिशन का रास्ता है वो सबसे जेन्युइन है, जो सब लोगों को पता है। तो मैं तो अब तक वही सीधा साधा रास्ता से ही चल रहा हूँ। ऑडिशन देता हूँ, ऑडिशन देके जो काम मिल रहा है उसको काम मैं करता चला जा रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि बम्बई आने के बाद लोगों को संघर्ष तो करना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं लोगों की टैलेंट की कदर कम हो गई है? बिल्कुल कम हो गई है सर। और कम होने के साथ साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि टैलेंट को स्कैन करने का जो प्रोसेस है ना, जो स्कैनिंग प्रोसेस है, मुझे कहीं ना कहीं सर उससे एक शिकायत है। भले इस बात से किसी को नाराजगी हो, मैं खुल के बोलूँगा कि वो प्रोसेस ना बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। नहीं तो एक टैलेंट 15 साल पहले टैलेंटेड नहीं था, अचानक से 15 साल बाद वो टैलेंटेड हो जाता है। ये कैसे संभव है? आप खुद सोचिए। मतलब एक एक्टर अगर 15 साल पहले भी एक्टर है, तभी तो 15 साल बाद भी आप उसको एक रोल दे रहे हो, अचानक से वो क्लिक कर जाता है। लेकिन 15 साल 20 साल इतना बड़ा जो लंबा एक अरसा उसको लग रहा है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ये आखिर क्यों है? मुझे इस बात से कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी 14-15 साल होने जा रहा है और अब जाके मुझे महारानी 2021 में मेरी रिलीज हुई है। इससे पहले मैंने जो काम किए हैं वो अननोटिसेबल काम किए मैंने, बट वो नोटिस नहीं हुआ। सीजन ग्रीटिंग शॉर्ट फिल्म था, अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेलीविजन के मैंने कुछ सीरियल्स किए हैं वो सब रहे हैं। लेकिन नोटिसेबल अगर आप कहें तो महारानी से लोगों ने नोटिस किया है। बट वही मुझे मेरा सवाल होता है कि आखिर क्यों 14 साल 15 साल लगेगा अपने आप को प्रूफ करने में कि मैं एक एक्टर हूँ, सिर्फ ये प्रूफ करने में इतना वक्त क्यों लगता है? तो ये आपको नहीं लगता कि ओटीटी के आने के बाद काफ़ी कुछ बदल रहा है? ये डेफिनेटली सर, ये ओटीटी के बाद तो बहुत कुछ बदला है सर। और मुझे लगता है कि ओटीटी ने हम जैसे एक्टर्स को, जिनको फिल्मों में तो लोग कंसिडर तक नहीं करते थे एक्चुअली देखा जाए। मतलब मैं अभी जाके इंडिया लॉकडाउन एक फिल्म कर रहा हूँ जो 2 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इसके अलावा दिल्ली 6 एक फिल्म आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट एक फिल्म थी, छोटे छोटे रोल मैंने किए थे जब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था। जब लेकिन बॉम्बे में आया 2009 में, तब से लेकर आज तक मैंने कोई पिक्चर नहीं की। तो ये बड़ी विडंबना है अपने आप में देखा जाए। ओटीटी तो अभी भी शुरू हुआ है, 3-4 साल पहले इंडिया में शुरू हुआ, उससे पहले तो फिल्में ही थी, तो फिल्मों में किसी ने कंसिडर नहीं किया। ये बड़ी विडंबना। बट जैसे ही ओटीटी आया है, सारा का सारा गणित और जो एक पूरा का पूरा जो समीकरण है वो चेंज हो गया मुझे लगता है। जिसमें कि मेरे जैसे बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं, मेरे सामने है, आप लोगों के सामने ही है, उन सब लोगों को काम मिलने लगा और दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड। मतलब मेरे से तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो काम कर रहे हैं ओटीटी में, उनको इतना अच्छा रोल मिल रहा है। मेरे कुछ सहपाठी हैं, मेरे कुछ 1-2 साल सीनियर हैं। पंकज त्रिपाठी जो है वो मेरे 2-3 साल ही सीनियर है बेसिकली। जब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था फ्रीलांसिंग, तो उस वक्त ही बस वो पास आउट हुए थे, वहाँ से निकल के अपना थिएटर करने के बाद दिल्ली आए थे वो, तो दिल्ली के बाद सीधा बॉम्बे आ गए।
तो वो मैं देखता हूँ कि कैसे वो लोग निकलते चले गए, उनको काम मिला। बट आशा है, मतलब निराशा की कोई बात नहीं है। इसी परिस्थिति में आपको काम मिलता है। अगर आप टैलेंटेड है, वक्त लग रहा है, ठीक है, उससे शिकायत भी है मुझे, लेकिन काम मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेन मकसद यही है कि भाई काम तो मिल रहा है कम से कम। आपने इंडिया लॉकडाउन का जिक्र किया, तो इस फिल्म से जुड़ने का मौका कैसे मिला और आपको क्या खास बात नजर आएगी, आपने सोचा इस फिल्म से जुड़ा जाना चाहिए? क्योंकि उसके पहले महारानी ने आपको बहुत शोहरत दिलाई है। जी, त्रिशान मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं इंडिया लॉकडाउन के। तो त्रिशान भाई ने मुझे फ़ोन किया कि पंकज भाई, बिना ऑडिशन के मैं आपका नाम रिकमेंड कर रहा हूँ। हालांकि इतने 4-5 ही सीन हैं और मधुर भंडारकर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप करना चाहेंगे? मैंने सीधा उनको हाँ कर दिया, क्योंकि मधुर भंडारकर जो नाम, बस उस नाम से पता नहीं, मैं जब से बॉम्बे आया हूँ तब से मैं जुड़ना चाह रहा था, उनके साथ मुझे काम करना है एज एन एक्टर। और ये एक मौका था कि चलो जो भी सीन है व्हाटएवर, क्योंकि महारानी करने के बाद, मतलब महारानी उस वक्त मेरा शूट हो चुका था, तब जाके ये हुआ। और तो मैंने बोला कि करूँगा मैं, और उन्होंने बस बिना ऑडिशन के फोटोज भेजे, मेरे कुछ सीन्स भेजे होंगे शायद, हो सकता है उनको पसंद आया और लॉक हो गया, शूट पे चले आए। तो इस तरह से काम मिला, बहुत मज़ा आया इंडिया लॉकडाउन में शूट करके, क्योंकि वो जिस तरह की कहानी है, मैं अपने आप को बहुत रिलेट करता हूँ। बिहार का एक बंदा है, एक मजदूर है, जो मजदूरों की एक टोली है जो यहाँ से लॉकडाउन के बाद घर जा रही है। उसी में कुछ घटनाएं घट रही हैं यात्रा के दौरान, उसी पे ये एक फिल्म है। उसमें से वन ऑफ द स्टोरीज ये है। जो आपकी स्टोरी है वो क्या है, उसमें आपका किरदार क्या है? जो बेसिकली स्टोरी मेरा वाला है वो प्रतीक बब्बर है उसमें, और साई तमनकर जो उसमें लीड है। मेरी वाली स्टोरी में हम लोग उनके मित्र हैं, ठीक है, जिसमें कि गोपाल जी भी हैं और मैं हूँ, और भी 1-2 लोग हमारे साथ होते हैं। तो वो सब लोग चले जा रहे हैं और बीच बीच में एक दिखाया है कि दोस्ती का समीकरण भी बदल रहा है, क्योंकि भूख है, हजारों किलोमीटर की यात्रा है जो पैदल आपको तय करना है, थोड़े से खाना वाना भी है जो हम लोगों ने पोटली में बांध रखे हैं, अपना अटैची बैग सब लेके चले जा रहे हैं। तो वो भी है कि भाई थकान भी हो रही है, किसी की तबीयत भी बीच में खराब हो जा रही है। हो सकता है कि ह्यूमन के अंदर जितने इमोशंस हैं वो सब रास्ते में जगत आ रहा है, क्योंकि नॉट नेचुरली तो सारे इमोशंस आएंगे, तो उसमें कैसे समीकरण बदल रहा है। तो मेरा जो है वो थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि बिहार का एक बंदा है जो बड़ा हेल्पफुल भी है, मतलब मदद भी करता है लोगों की, और साथ साथ में थोड़े वो छेड़खानी भी कर रहा है, मतलब शरारती किस्म का भी है। जो जैसे वो साई तमनकर को एक सीन है उसमें, मैं जिक्र हल्का सा कर देता हूँ कि वो पानी वानी पीने हम लोग ये जगह रुकते हैं, तो वहाँ पे साई तमनकर चापाकल चला रही है और प्रतीक बब्बर उसको कर रहे हैं, तो हम बगल में बैठ के कुछ खाना खा रहे हैं, तो हम उन पे कटाक्ष मारते हैं। एक उसमें एक बड़ा अच्छा सीन है, आप देखेंगे, उसके बारे में डिटेल और नहीं बताऊंगा मैं तो फिल्म रिलीज होगी तो पता चल जाएगा। तो बड़ा अच्छा सीन बना है। तो उस तरह का है कि मतलब वो मतलब बड़ा एंजॉय करता है उस जर्नी को, मतलब बहुत बोरिंग नहीं है, उसको मजे लेना है, क्योंकि उसको पता है कि यार एक तो बहुत लंबी यात्रा है, पता नहीं कब पहुंचेंगे, घर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में कितने वो रास्ते में मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, घर पहुंच नहीं पाए। तो वो है कि एंजॉय करते हुए निकालना है इस जर्नी को। तो वो आपको बड़ा जीवन से जुड़ा हुआ एक कहानी नजर आएगा कि जीवन भी वैसे ही है कि जीवन को बोरियत में गुजारेंगे तो बहुत बोझिल हो जाता है, क्यों ना इसको एंजॉय करते हुए गुजारा जाए। और आप देख ही रहे हैं कि आजकल किसी की भी जर्नी का तय नहीं है कि हम इतने साल जिएंगे, कोई पता नहीं, आज है कल नहीं है। तो क्यों ना जितना समय हमारे पास है बस हाथ में वही हमारा वक्त है, उसको एंजॉय करो, है ना। उसमें उसको परेशान होके या टेंशन में कि अरे यार लॉकडाउन लग गया, हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो इस तरह का कुछ है। तो क्या ये माना जाए कि जो कोविड महामारी थी उसके उस वक्त जो घटनाएं घटी उनको लेकर के मधुर भंडारकर ने एक आशावादी सोच विकसित करने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से? मुझे ऐसा लगता है कि जरूर, क्योंकि ये इंडिया लॉकडाउन 4 तरह की कहानी है और चारों में 4 प्रोफेशन के लोग हैं। जैसे एक मजदूर वाला है, उसमें मैं हूँ, दूसरे में है कि वो एक कोठे पे जो वेश्या होती है, प्रोस्टिट्यूट है, उनकी कैसी जिंदगी चली है, मतलब लॉकडाउन के बाद क्या बदलाव आया है, वो बड़ा खूबसूरत सा एक उन्होंने चित्रण किया है। वैसे ही तीसरी एक स्टोरी है जो एक लड़का और लड़की है जो प्यार में है, वो लोग नौकरी करते हैं, है ना, उस तरह का एक कहानी है। तो ये तमाम तरह की कहानियों को एक बड़ा अच्छा सा उन्होंने कोलाज बनाया है। और डेफिनेटली ये एक जर्नी तो है ही, दिखाया भी हकीकत क्या हुआ, लेकिन साथ में मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव अप्रोच भी, कि जीवन में कितनी बड़ी कठिन से कठिन समस्या आ जाए, कैसे उसमें से आपको निकल जाना है, मतलब उसको बड़े प्यार से उस यात्रा को, मतलब अपने अपने हंसते खेलते जीवन से बोझिल ना बनाते हुए उसको बड़े प्यार से निकाल देना है। तो ये एक बड़ी अच्छी फिल्म है, पॉजिटिव मुझे ऐसा लगता है।
इंडियन लॉकडाउन फिल्म आपने कहाँ शूटिंग की? मेरी जो शूटिंग थी बॉम्बे में शूट हुई, और बॉम्बे के अलावा भोर एक जगह है, तो भोर में हम लोगों ने शूट किया। तो ये 2 जगह हमारा शूट हुआ था। मधु भंडारकर के साथ काम करने के क्या अनुभव रहे? मधुर भंडारकर को सब लोग जानते हैं, मतलब जिस तरीके की वो फिल्में बनाते रहे हैं अपने आप में, मतलब कल्ट सिनेमा आप कह लें, PS3 है, कॉर्पोरेट है, फैशन है, तमाम तरह की फिल्में। तो कोई भी चाहता था कि उनके साथ जुड़े। मुझे PS3 पर्सनली बहुत पसंद आई थी। जब मैंने देखा मैंने कहा क्या फिल्म बनाया उन्होंने, मतलब एक बिल्कुल ड्रीम उन्होंने पर्दे पे रच दिया था कि हर आम आदमी का, या यूँ कह लें कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका एक ड्रीम होता है, उसको उन्होंने पर्दे पे एकदम से सजीव कर दिया था। तो उस ज़माने में जितने एक्टर हैं सबको काम करने का, वैसे मेरा भी रहा है कि मैं भी काम करूं, और जैसे ये मौका मिला मैंने लपक लिया। मैंने कहा चलो जो भी सीन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मधु भंडारकर के साथ काम करना। सेट पे उनका बिहेवियर मुझे बड़ा कूल लगा। पता नहीं शायद चर्चा में ये है कि बड़े मतलब गुस्से में होते हैं, मैंने उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा। सेट पे बड़े अच्छे से सब हैंडल कर रहे थे, बड़ा स्मूथली सब हो रहा था। जो एसोसिएट उनके हैं वही बड़े निरंजन जी बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर रहे थे सारे शूट को। तो ये बड़ा मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा है ना। तो ये मेरा अनुभव रहा। प्रतीक बेबर और साहित्य मनकर के साथ कैसे इक्वेशन रहे आपके? हम लोग चूंकि देखिए मजदूरों की टोली में तो सब मजदूरी थे, न कोई प्रतीक था न कोई साहित्य मनकर, हम सब मजदूर थे। तो जैसे एक नॉर्मल मजदूर होता है वो भी एक नॉर्मल मजदूर है। तो हमारी बातचीत भी हो रही है, और एक छोटी सी बच्ची भी है उनके साथ में, जो हम लोग चले जा रहे हैं साथ में। तो जब शूटिंग होता था तो शूट पे चले जा रहे हैं। शूटिंग बड़ा हेक्टिक हो गया था क्योंकि गर्मी भी थी उस वक्त, रात को ठंड होती थी। अगर आप चले जाएंगे भोर के साइड में तो रात में गर्म ठंड होती है, और दिन में इतनी गर्मी होती है। वो गर्मी मतलब बहुत भयंकर गर्मी थी, और उसमें हम लोग खेत वेत में कहीं दूर शूट कर रहे होते थे। एक रोड है वहाँ भोर में जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो चले जाते थे बैग उठाए, और सचमुच में लगने लगा था कि यार हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए और चले जा रहे हैं। बीच में सायरन वायरन बजता था तो वो सब भी था, पुलिस वाला आ रहा है, वो सब भी सीन हम लोग कर रहे थे। तो बड़ा, तो जैसे शाम होती थी वैरायटी में हम लोग भागते थे। तो हम लोगों की ना बड़ी अच्छी टोली बन गई थी। हम गाना, क्योंकि मैं गाता हूँ, सिंगर हूँ, तो हम लोग बैठ के गाना वाना गाते थे और गाने एक दूसरे को सुना रहे थे। एक दिन ऐसे हम गाना गा रहे थे वैरायटी में, तो साईं वहाँ से गुजर रही थी, तो वो अचानक से उसको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ी। वो बोली अरे कौन गा रहा है? वो खोला उसने वैरायटी का गेट, बोला अरे यहाँ तो महफिल से भी वो आके बैठ गई। अब फिर हम लोगों के साथ में जो है उसका गाना वाना बड़ा मजा आया। और शी इज़ वेरी कूल। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मतलब मराठी के तो स्टार है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत हिंदी में भी अच्छा काम कर रही है। तो लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि बड़े अच्छे से मिलनसार, सब लोगों से मिलना जुलना वो रहा है। तो स्टार वाला कोई ऐसा फिल्म मुझे तो नहीं आया। प्रतीक भी वैसे ही गमछाम चले के, जब वो पूरा कॉस्ट्यूम ही वैसा था मजदूर वाला, तो उसमें हम लोग बैठ के कभी कभी अपना गपशप में मारते थे जब बीच में शूट का एक ब्रेक होता था। तो वो सब रहा, तो बड़े कूल तरीके से सब लोगों का माहौल बड़ा अच्छा रहा। तो इसलिए मुझे लगता है एक कलाकार के तौर पर आप हर किरदार को निभाने से पहले कुछ तैयारी करते हैं। इस किरदार पे किस तरह की तैयारी की जरूरत पड़ी थी? देखिए इसमें बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ी, मैं सही ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको सच्चाई। इसलिए कि एक मजदूर, बस ये ब्रीफ था मेरे पास, और मैं बिहार से हूँ। तो बिहार में अपने आसपास मैंने इतने मजदूर देखे हैं। मेरे घर में, मैं जिस गांव से हूँ बिहार में, वहाँ बहुत बड़े मजदूर हैं। मेरे घर में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर जो खेतों में काम करते थे। तो बचपन से मैं देखता ही आया। उसको लेके इशू नहीं था मुझे कि मतलब मजदूर का एक कैसा चरित्र चित्रण होगा, उसकी सोच क्या होगी, उसकी मैनरिज्म्स क्या होगा, ये सब बड़े इजीली मैंने मतलब मेरे अंदर है। वो मुझे लगता है कि शायद एक प्रिविलेज भी है कि मैं बिहार से हूँ, तो इसलिए वो बिहारी होने के नाते ना एक मजदूर वाला फीलिंग होता है आपके अंदर, है ना। जैसे मैं आज भी चाहूँ तो मतलब अगर मुझे बैग ढोना हो और भारी बैग हो, मैं बिना कुली को बुलाए बैग ढो सकता हूँ अपने आप, और मुझे मजा आता है। मतलब उसको कोई मतलब ये नहीं कि हाँ क्यों ढो रहा हूँ, नहीं, अच्छा लगता है मुझे, और मैं ढो के मैं निकल जाऊंगा। मतलब तो वो है एक मजदूर, एक मेहनत करने वाला जो एक स्पिरिट होता है ना, वो बिहारियों के अंदर होता है, वो कहीं काम आए। एक चीज़ और है कि एक कलाकार को किसी भी किरदार को निभाने के समय दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसके जीवन के अनुभव और दूसरा उसकी कल्पना शक्ति। हाँ, आप इनमें से किसका कितना उपयोग करते हैं? मैं दोनों का मतलब यूज़ करता हूँ। एक तो मेरी जो ट्रेनिंग है थिएटर की, उसमें एक क्या होता है कि आप अलग अलग गुरुओं से सीखते हैं, तो एक मेथड आप डेवलप कर लेते हैं। तो मैंने अपना एक मेथड डेवलप किया हुआ है। उसमें यह है कि मतलब वर्ल्ड सिनेमा के जितने बड़े एक्टर हैं, अल पचिनो मेरे बड़े करीबी, मतलब उनको बहुत करीब से देखता हूँ, उनको मैं बड़ा क्लोज मानता हूँ अपने, इसलिए नहीं कि मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, बल्कि उनकी फिल्में और वो सब में इतना लगाव महसूस करता हूँ उनसे।
तो उनकी जो मतलब लाइफ की जर्नी है और वो कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने चरित्र को, उनको देखना। मार्लन ब्रांडो है, उनको देखना। डेनियल डे-लुइस है, उनका अपना स्टाइल। रॉबर्ट डी नीरो हो गए। इंडिया में आ जाइए तो आप मनोज बाजपेयी सर हैं, तो वो मेरे मतलब गुरु में मानता हूँ उनको, बड़े सीनियर हैं, हमारे ही बगल के जिला से हैं, बिहार से। लेकिन जिस तरह की उनकी जर्नी है, जिस तरह का प्रिपरेशन उनका होता है, तो सबका इंटरव्यू में बहुत देखता हूँ। तो उससे ना मैंने कुछ उठाया और मैंने अपना एक मेथड बनाया हुआ है जो मुझे काम कर रहा है। मतलब जैसे महारानी में भी मैं वैसे ही कुछ मेथड अप्लाई मैंने किया, तो इसमें भी मेरा वही था कि आप अपने सबसे पहले तो जीवन का जो रियल अनुभव है, जो रियल चरित्र आप देखते रहते हैं, वहां से कोई सिमिलरिटी मिल रही है तो उसको उठा लो पहला। जो कुछ बच रहा है वो फिर आपकी कल्पना शक्ति, जो इमेजिनरी पावर होता है, उसको आप अप्लाई करो। और दोनों को जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो एक बड़ा खूबसूरत सा एक चरित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो वो मैं अप्लाई करके और उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। आप गायक भी हैं, गायक होने से संवाद अदायगी में कितना अंतर आता है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा आता है सर। मतलब गायकी में जैसे सुर है, पिच है, आप सुर की ट्रेनिंग लेते हैं जब आप गाना सीख रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका गला है ना, वो ट्यून हो जाता है। जैसे एक आपने सुना होगा कि जैसे हारमोनियम कोई डिट्यून, मतलब बेसुरा हारमोनियम होता है और एक सुर वाला हो, तो हारमोनियम जब बेसुरा होता है उसको सुर में लाया जाता है। तो हम सब का गला कहीं ना कहीं उसमें सुर है लेकिन बेसुरा है। तो जो सीखते हैं, जब ट्रेनिंग होती है, तो हम लोगों को क्या करते हैं, गुरु जो है वो ट्रेनिंग देके उसको सुर में लाते हैं, ट्यून कर देते हैं गला को। और जैसे ही आप ट्यून होते हैं ना, तो गाते हैं। डायलॉग डिलीवरी में भी सेम होता है कि डायलॉग डिलीवरी का सुर, पिच देखा जाता है कि भाई वो डायलॉग का इमोशन क्या है। जिस इमोशन में डायलॉग होगा उसका पिच वैसा होगा। ऐसा नहीं है कि इमोशन कुछ और है, पिच आप कुछ और दे रहे हैं, तो कुछ बहुत ही मतलब बेतुका सा वो डायलॉग सुनने में लगेगा। तो डायलॉग डिलीवरी का पूरा मैथमेटिक्स जो है, उसका जो गणित है, वो सेम वैसे ही है जैसे कि हम लोग गायकी में। तो मुझे तो जैसे ही मैं थिएटर में आया, जितने लोगों के साथ दिल्ली में मैंने काम किया, थिएटर किया, सब लोगों का एक कॉम्प्लीमेंट रहा कि पंकज तुम गाते हो। उन्हें इस्तेमाल भी किया है। मैं वीके शर्मा जी के साथ रामायण मैंने प्ले किया था, जिसमें मैं राम बनता था। और वो रामायण तो म्यूजिकल रामायण था, मतलब उसमें राम गा रहे हैं, लक्ष्मण गा रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा रामायण गायकी है पूरा। तो बड़ा मजा आया था। और हम मतलब पूरा राम गा ही रहा है उसमें, पूरे के पूरे रामायण में। तो उसका इस्तेमाल उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से किया, मुझे बड़ा मजा आया। आज तक लोग मंडी हाउस में जो देखे हुए हैं उनको चर्चा करते हैं उसकी। तो गायकी से वो, जब मैं थिएटर में रिहर्सल करता था, तो वो लोग, उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा जो गला है ना, ऑलरेडी संवाद के लिए बड़ा खूबसूरत है। जिस तरीके से संवाद तुम अदायगी कर रहे हो, बहुत कमाल है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी एक ट्यूनिंग में है, बस एक इमोशन पकड़ना है और तुमने वो कर लिया है। तो बहुत फायदा होता है, मुझे लगता है। आपने कभी फिल्मों में या सीरियल में कहीं गाने की कोशिश नहीं की? सर जब मैं बॉम्बे आया था तो मैंने सब ट्राई किया। मतलब गायक हूँ तो होता है। तो इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था, सारेगामा का ऑडिशन दिया, और भी 2-3 मुझे याद है कुछ तो ऑडिशन। क्योंकि मेरे जो मित्र रहे हैं ना यहाँ, बहुत क्लोज फ्रेंड, मेरे एक्टर से ज़्यादा जो है सिंगर फ्रेंड रहे, जिसमें ऐश्वर्या निगम है, मोहम्मद इरफान है, उसके बाद अमिताभ है, एक लड़का मुजफ्फरपुर का, वो भी बहुत अच्छा गाता है, ब्रजेश शांडिल है। तो ये लोग मेरे करीबी रहे जो है सिंगर्स, और उनके मतलब वो छोटे भाई की तरह हैं सब लोग। मैं उसमें बड़ा सीनियर रहा। तो वो सब एक मंडली हम लोगों की होती थी, घूमना फिरना, खाना पीना, तो वो एक रहा। उन लोगों ने फिर मुझे कहा कि आप भैया आप दो, मतलब एक बार ट्राई तो करो, जो होगा, एक्टर हो आप, लेकिन ट्राई तो करो। तो मैंने ट्राई किया था। कहीं हुआ कि तीसरे राउंड में पहुंच गया, कहीं हुआ कि दूसरे राउंड से छट गया। तो इस तरह से 1-2 बार मतलब मैंने ट्राई किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार। एक मराठी फिल्म के लिए किसी म्यूजिशियन ने मुझे बुलाया था गाने के लिए, तो मैंने जाके वहाँ गाना गाया, उनको पसंद भी आया, लेकिन प्रोड्यूसर ने पता नहीं वो फिल्म में शायद नहीं रखा। तो ऐसा कुछ हो गया था, ऐसी घटना हुई। तो वो फिर मैं सेल्फ जो है अपने पंकज झा, जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, वहाँ पे मैं गाता हूँ और उस पर मैं अपलोड कर देता हूँ, और मजे ले रहा हूँ। मतलब कभी दोस्तों की महफिल होती है, उनको पता है गाता हूँ, तो उनके लिए गा देता हूँ। तो मुझे मजा आता है गाना। जो आप अपने चैनल पर गा रहे हैं, तो आप लिखते भी हैं, तो उसका क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि देखिए चैनल का अपना एक अलग ही समीकरण होता है, उसके मैथमेटिक्स अलग है। क्योंकि चैनल पे सब्सक्राइबर ज्यादा हो या वायरल होना बहुत जरूरी, किसी पोस्ट का जो आप डाल रहे हो, किसी वीडियो का, तो वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन हाँ, लोगों के जो मैसेजेस आते हैं वो बड़ा इंकरेजिंग होता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, उसी में मैसेज आता है यूट्यूब में ही। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जिसने भी देखा बोला अरे बहुत कमाल का गला है। सेम गाना मैं यूट्यूब पे उसके जो डालता हूँ, वो मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, सब जगह, तो वहां से भी आता है जो मेरे जानने वाले,
कि आपका बड़ी अच्छी आवाज़ है, आप गाते क्यों नहीं है, मैं फिल्म बनाऊंगा तो उसमें आपका इस्तेमाल करूंगा, इस तरह की चर्चा हो रही है, होती है। तो देखिए, हो सकता है कोई फिल्म बनाए, शायद हो सकता है मेरी आवाज़ इस्तेमाल कर ले, बात की बात है। बट अभी तो एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। तो वही एक्टिंग पे ही जो है साधना चल रही है, अभी अभिनय की साधना है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? इसके अलावा सर, अभी जैसे मैंने बताया, इंडिया लॉकडाउन है 2 दिसंबर को, महारानी सीजन 3 राइटिंग स्टेज में है, तो आई थिंक उसमें भी दिवाकर फिर से लौटेगा, आई थिंक सो, मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर जुबिली एक शो है जो विक्रमादित्य मोटवानी सर ने डायरेक्ट किया है, रिलायंस एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है, उसमें एक अच्छा सा रोल है, अच्छे सीन्स हैं, तो मैं वो कर रहा हूँ, फरवरी मार्च में रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा अभी तक कंफर्मेशन में देखेंगे तो कोई अभी तक मैंने कुछ साइन किया नहीं है। एड फिल्म में मैं लगातार कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली धोनी के साथ विंजो का एक ऐड किया था मैंने, और इसके अलावा 1-2 और ऐड है जो लाइनअप है, टाटा का एक ऐड है तो मैं कर रहा हूँ। तो यही सब अभी काम है, बट शोज अभी मेरे हाथ में वैसा एज सच नहीं है। तो पंकज झा जी, फिल्म संगम चैनल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मौका देने के लिए। आप मुझे बात करके अच्छा लगा।